नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरी सहयोगी अंजलि भी मेरे साथ मौजूद है और रिपोर्टर धमाका में हम आपको तमाम इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव प्रचार की, और चुनाव प्रचार में जिस तरह से एक दूसरे पर तीखे हमले, तीखे प्रहार किए जा रहे हैं उसकी, और बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बेहद बड़ा हमला किया है कांग्रेस पर और साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस की सोच गोकशी की छूट वाली सोच है। दूसरी ओर हम बात करेंगे हाई कोर्ट से किस तरह से केजरीवाल को और आप सरकार को फटकार लगी है। ये दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, जिसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। ये गाय को कसाईयों के हाथ सौंप देंगे, विपक्ष गोकशी को छूट देगा, कांग्रेस वाले गाय का सम्मान नहीं करते, कसाईयों के हवाले उसे कर देंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरह का बड़ा प्रहार ये गाय को कसाईयों के हाथ देंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। संभल में एक सभा के दौरान विपक्ष गोकशी की छूट देता है, आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस को गाय, सीएम योगी का कांग्रेस पर गाय के नाम पर बड़ा हमला, ये गाय को कसाईयों के हवाले कर देंगे, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब चुनावी रण में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा मिल चुका है, एक अस्त्र शस्त्र के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, वो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से उन्होंने जो बड़ा मुद्दा उठाना है, कहा है कि अल्पसंख्यकों को खाने की छूट देकर साजिश रची जा रही है। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र, वो मैनिफेस्टो जिसमें लिखी बातों को बीजेपी हर रोज मुद्दा बना रही है। चुनावी रैली में कांग्रेस के सच को उजागर कर रही है। पीएम मोदी के बाद अब यूपी के सीएम कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर मुखर हुए हैं। संपत्ति, आर्थिक सर्वे, विरासत टैक्स के बाद अब मामला गोकशी तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में लिखी बातों को लेकर करारा हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने संभल लोकसभा क्षेत्र के बिलारी में जनसभा की, जहां की धरती पर भ्रष्टाचार और चुनावी घोषणा पत्र पर कांग्रेस गिर गई। योगी ने चुन चुन कर अपने भाषणों में कांग्रेस पर हमला किया। विरासत टैक्स के बाद गोकशी पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर गोकशी के जरिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश रचने का आरोप लगाया। अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी चुनावी रण में कांग्रेस पर हमलावर हुए हों। इससे पहले भी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा चुके हैं, जमकर लताड़ लगा चुके हैं। विरासत टैक्स पर कांग्रेस की मंशा को बेनकाब करने के साथ साथ सीएम योगी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को महिलाओं की संपत्ति जब्त करने वाला बताया। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा क्या?
क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठिए, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया। 6 अप्रैल को सबसे पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर की रैली में मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठाए और तब से बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हर एक लाइन को मुद्दा बना रही है। तीसरे चरण का रण 7 मई को है और इसी दिन संभल में भी वोटिंग होगी, जहां बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि संभल में एसपी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी की जीत हार का कारण बीएसपी प्रत्याशी बनेगा। दलित और हिंदू वोट काटे तो फायदा एसपी को होगा। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का फायदा बीजेपी उठाएगी। वहीं कांग्रेस को संभल में 40 साल से जीत का इंतजार है। आखिरी बार 1984 में कांग्रेस यहां से चुनाव जीती थी। संभल सीट को मुस्लिम बहुल माना जाता है। यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है संभल सीट। अब अगर यहां आबादी की बात करें तो यहां पर 82% मुस्लिम वोटर हैं, तो हिंदू मतदाताओं की संख्या महज 18% है। अब ऐसे में संभल में सीएम योगी का दिया ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर संभल में दलित बीजेपी के साथ आ गए तो सपा का सारा खेल बिगड़ जाएगा और जीत बीजेपी की सुनिश्चित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो गए हैं और पूरी तरह से हावी नजर आ रही है बीजेपी। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ऐसा लग रहा है पिछले 2 हफ्तों से कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही अब अहम मुद्दा हो गया है और बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम आदित्यनाथ तक, लगातार उसी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वही मूल विवाद का जड़ है। उस मैनिफेस्टो में ऐसी सी लाइनें दे दी हैं कि विपक्ष सरकार को, यानी कि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है कांग्रेस पे हमला बोलने के लिए। कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त हमला बोले हैं कांग्रेस के ऊपर, बेशरम तक कह दिए। उन्होंने कहा कि जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय के सम्मान के लिए वर्षों वर्ष तक संघर्ष किया गया है, उसी गाय के गौकसी का वो अधिकार दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में यह अधिकार भी देंगे कि जो वस्तु आपको खाने में ज्यादा अच्छी लगती है उसकी हम छूट देंगे। सीधा सीधा इशारा उन्होंने कहा कि अब ये गौकसी का भी लाइसेंस बांटेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा विरासत टैक्स को लेकर कि देखिए कांग्रेस किस तरह से महिलाओं की संपत्ति का सर्वे करेगी और उसके गहने तक भी रख लेगी। तो इस तरह का जो हमला हुआ है वो सीधा सीधा हमला हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरासत टैक्स को लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात और कही कि कांग्रेस देखो किस तरह की दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ वो राम के नाम पे कहती थी पहले कि राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब कह रही है राम सबके हैं। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बहुत ही जोर शोर से चुनावी हमला हो रहा है, पॉलिटिकल हमला हो रहा है। अब कांग्रेस इसका बचाव कैसे करती है, कैसे इसको डिफेंड करती है? क्योंकि कांग्रेस ने पहले कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया तो उन्होंने कहा कि जब ये आएंगे 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे कि संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र बदलेंगे, ये बहुत कुछ बदलेंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं राघवेंद्र कि कांग्रेस आखिर डिफेंड कब करती है? क्योंकि आरोप जो लगाए जा रहे हैं उस पर अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि डिफेंड खुद को कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है 2 लाख स्कूली बच्चों को किताब देने के मामले में, और ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल अपना फायदा देख रहे हैं, उन्हें सत्ता का मोह है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और केजरीवाल निजी हित को ऊपर रख रहे हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि नगर निगम के स्कूली बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है सीएम केजरीवाल पर और ये कहा है कि केजरीवाल ने अपने निजी हित को ऊपर रखा है। केजरीवाल को सिर्फ सत्ता का मोह है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और इस वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल को फटकार लगाई है। यह फटकार राजधानी के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा और बच्चों को किताबें उपलब्ध न कराने वजह से लगाया गया है। क्या क्या कहा है कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सत्ता की चाह है? क्या वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं पर दिल्ली के सीएम को फटकार लगाई। न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट केजरीवाल पर भड़क गया, वो भी जानना जरूरी है। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। छात्र मजबूरी में टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। हमारी शक्तियों को कम आंकने की गलती नहीं की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल को साफ और सख्त लहजों में कहा, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा, यह सत्ता का अहंकार चरम पर है। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी घिर गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा, सौरभ ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में हर काम ठप पड़ा है और हालात बहुत खराब है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आपने दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 29 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भले ही सरकारी कामकाज में कितनी भी बाधा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि खुद का निजी फायदा देख रहे हैं केजरीवाल। देखिए, ये याचिका पहली बार नहीं आई थी। इसके पहले इस पर कई बार सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन हर बार दिल्ली सरकार का जो रवैया था वो टाल मटोल वाला था। और यही वजह है कि जब इस बार हाईकोर्ट के सामने ये मामला आया तो वो नाराज हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा करीब 2 महीने इस अगले सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 2 महीने बीत चुके हैं, हर स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एमसीडी के वो 2 लाख बच्चे जिनके पास न बैग है, न बुक किताबें हैं, न कॉपी है, न ड्रेस है, वो टीन के सेट के नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट नाराज हुआ कि बार बार हमें पूछने के बावजूद आप कभी कहते हैं कि एल्डरमैन की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है, जिसको हमने चुनौती दे रखी है। आप कहते हैं कि सचिव को अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसको सचिव को मुख्यमंत्री साइन करके देंगे और मुख्यमंत्री इस समय न्यायिक हिरासत में है। तो एक तरह से आपकी ये एरोगेंसी दिखाती है कि अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो आगे जो बच्चों का भविष्य है उसका क्या होगा। सत्र आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल इस पे ये उठता है कि जो सरकार लगातार शिक्षा को लेकर, बेहतर शिक्षा को लेकर दावा करती है,
वो उसकी पोल दिल्ली हाईकोर्ट में खुल जाती है, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिल्ली में गरीबों को मुहैया कराई है। लेकिन इन 2 लाख बच्चों के बारे में जब जवाब देना होता है हाईकोर्ट में, तो टाल मटोल का रवैया होता है। और बिल्कुल, और अखिलेश जी ये भी बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार अगर बार बार ये कहती रही कि हम दिल्ली की भलाई के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, आखिर जेल से चलाने में भलाई किसकी हो रही है, ये हाईकोर्ट के आदेश से साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश राय फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और फिलहाल वो बाहर नहीं आए हैं। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उनके बदले चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।